रूदो एक स्लम में रहने वाला लड़का था जो अक्सर अमीर लोगों के इलाके में घुस जाता था ताकि कुछ काम की चीजें चुरा सके। लेकिन जब उस पर अपने फादर की मौत का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे उस गड्ढे यानी पिट में डाल दिया जाता है जहाँ दुनिया का सारा कचरा फेंका जाता है, तो उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। उसका मकसद होता है वापस ऊपर आना और अपना बदला लेना। दुनिया दो हिस्सों में बटी होती है। एक तरफ है एक चमकदार शहर जहाँ अमीर लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जी रहे होते हैं, और दूसरी तरफ है स्लम्स जहाँ रूदो जैसे लोग रहते हैं। दोनों तरफों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है, वो पिट जहाँ दुनिया का सारा कचरा फेंका जाता है, साथ ही क्रिमिनल्स भी। शहर में रहने वाले अमीर लोग बिना कोई झिझक के थोड़ी सी भी डैमेज चीज फेंक देते हैं। जैसे एक औरत अपनी बेटी से कहती है कि उसने जो पपी टॉय खरीदा है उसे फेंक दो क्योंकि वो डैमेज हो गया है। वो कहते हैं कि अगर उसे रिपेयर किया गया तो वो बुरा लगेगा और वैसे भी हम बाद में नया ले लेंगे। लड़की को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसकी माँ उस पपी खिलौने को दूसरे कचरे के साथ एक छोटी गार्बेज वैन में फेंक देती है जो सीधा अंडरग्राउंड टनल में जाता है। टनल से एक ट्रक सब कचरा ले जाता है एक बड़े से ट्रैश कलेक्शन जगह में। लेकिन एक छोटा लड़का रूदो भी उस कचरे की जगह में होता है। गाड़ियों से आ रही चीजों को छाट कर काम का सामान निकालने के लिए वो चुपके से साइड के अंदर घुस जाता है और एक रूम में एंटर करता है। पर बदकिस्मती से एक गार्ड को रूम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत चेक करने आता है। गार्ड रूम के अंदर घुस जाता है अपना गन पॉइंट करके और रूदो को कचरा चुराने के लिए पकड़ता है। वो उसे घटिया और बेकार आदमी कहता है जो शहर की खूबसूरती को कचरा जमा करके बिगाड़ रहा है। रूदो इस पे कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ऐसी बातें वो हर दिन सुनता है। फिर गार्ड अलार्म बजा देता है और बैकअप बुला लेता है। जैसे ही और गार्ड्स वहाँ आते हैं रूदो उन पर कुछ कचरे के बैग्स फेंक देता है और क्योंकि वो लोग सफाई के पागल होते हैं उनकी यूनिफॉर्म्स पे अंडे गिरते ही वो रुक जाते हैं। वो सिर्फ रूदो को वैन से भागते हुए देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। रूदो वैन से बाहर निकलता है एग्जिट के पास, लेकिन गेट उसके मुंह पे ही बंद हो जाता है और तभी और गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं। अगले दिन कचरा चुराने वाले लड़के के बारे में शहर में खबर फैल जाती है और सभी लोग स्लम्स वालों को दोषी मानते हैं। दीवार के दूसरी तरफ स्लम में रहने वाले जानते हैं कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब रूदो ने ट्रैश कलेक्शन साइट में घुसने की कोशिश की है। उन्हें लगता है कि एक दिन वो पकड़ा जाएगा और ज्यादातर लोग तो ये भी चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए, पर रूदो को किसी की परवाह नहीं होती। वो अपनी दुकान लगाता है ताकि कुछ जरूरी चीजों को ठीक करके बेच सके जो उसने कचरे से निकाला है। जब उसके दो चीवा आते हैं और उस पे गुस्सा होते हैं तो वो पूछती है तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता है सिर्फ शहर के लोगों के कचरे में से चीजें ढूंढने के लिए। रूदो जवाब देता है अरे ऐसा कुछ नहीं, वो अमीर लोग तो बिना सोचे समझे बिल्कुल काम की चीजें भी फेंक देते हैं। मुझे उन चीजों के लिए बुरा लगता है जो वो लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, तो मैं उन्हें वापस ले आता हूँ और अगर उनसे कुछ पैसे भी मिल जाए तो और अच्छा है। चीवा को उसकी बात समझ आते हैं, लेकिन तभी तीन लड़के वहाँ जाते हैं अपने नाक दबाए हुए और कहते हैं चीची यहाँ कचरे की बदबू आ रही है। वो चीवा से कहते हैं कि वो रूदो से दूर रहे, नहीं तो उसमें भी कचरे वाली बदबू आ जाएगी। वो रूदो के मोटे काले ग्लव्स का मजाक उड़ाते हैं जो वो अपने पूर्वजों के टाइम से नहीं धोया है और कहते हैं कि अगर किसी ने उसे छू लिया तो उसे एलर्जी हो जाएगी। एक लड़का उस लैंडर को लात मारता है जो रूदो ने अभी अभी ठीक किया था और कहता है अबे चिरकुट, कोई इस कचरे को खरीदने नहीं आएगा। वो कहता है कि रूदो के हाथ उसके ग्लव से भी ज्यादा अजीब है, इसलिए वो हमेशा उन्हें छुपा के रखता है। रूदो चुपचाप उनकी हर बात सुनता है, लेकिन जैसे एक लड़का उसे मर्डरर का बेटा कहता है रूदो का गुस्सा एकदम से भड़क उठता है। लेकिन वो लड़के नहीं रुकते। वो कहते हैं कि ये स्लम तो असल में क्रिमिनल्स को बंद करने के लिए बनाया गया था और अब यहाँ जो लोग रहते हैं वो उन्हीं के परिवार में से है, इसीलिए वो हमेशा अपनी रेपुटेशन साफ रखने की कोशिश करते हैं। पर रूदो के फादर ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया जब उन्होंने वो हादसा किया। रूदो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और तीनों को एक भयंकर नजर से देखता है। वो इतने डर जाते हैं कि तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए भी वो रूदो को गाली देते हैं और कहते हैं कि वो भी एक दिन अपने फादर जैसा बन जाएगा। रूदो फिर से चुपचाप अपना लैम्प ठीक करना शुरू कर देता है। चीवा उससे कहते हैं मुझे यकीन है तुम अच्छे इंसान हो और तुम कभी भी अपने फादर जैसे नहीं बनोगे। रूदो शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन उसके शुक्रिया कहने से पहले ही चीवा की नजर उस पपी टॉय पर पड़ती है जो रूदो कल रात कचरे के ढेर से लाया था। पता चलता है कि रूदो वो पपी चीवा के लिए गिफ्ट के रूप में लाया था, लेकिन जैसे ही वो उसे देने ही वाला होता है चीवा की माँ वहाँ आ जाते हैं और उसे वापस ले जाते हैं। रूदो उसके बाद घर लौट जाता है और देखता है कि उसका स्टेप फादर रेक्टो उसका इंतजार कर रहा था। रेक्टो एकदम से उसकी मिमिक्री करने लगता है जैसे वो चीवा को पपी देने में नर्वस हो रहा था और रूदो शर्मा जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि रेक्टो उसे देख रहा था। रेक्टो कहता है इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बता उस कचरे वाली जगह की छोटी सी यात्रा के बारे में क्या कहना है। रेक्टो उसे कहता है कि उसे इतना ज्यादा खुद पर बोझ नहीं डालना चाहिए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन
सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। उसे लगता है कि रूडो थोड़ा गिल्टी फील करता है क्योंकि उसने उसे अडॉप्ट किया था जब उसके असली फादर को उस पिट में डाल दिया गया था एक हादसे के लिए। लेकिन रूडो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो रेक्टो से कहता है कि वो उसे अपना परिवार मानता है और सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। रेक्टो सिंपल तरीके से कहता है, इतनी ईमानदारी अगर तुम चीवा के सामने दिखाते तो मैं भी वो बच जाती। और ये सुनकर रूडो इतना घबरा जाता है कि कल रात वाली चोट दोबारा दर्द देने लगती है। रेक्टो तुरंत उसका फर्स्ट एड करता है और उसके हाथों के बैंडेज भी बदल देता है। जब रूडो अपने हाथों को देखता है तो उसे याद आता है कि वो तब से चोट खाते आया है जब से उसे होश है। लोग हमेशा उसके हाथों को देखकर जज करते थे और कभी कभी उन जख्मों में बिना किसी वजह के इतना दर्द होता था कि बर्दाश्त नहीं होता। फिर एक दिन रेक्टो ने उसे वो काले ग्लव्स दिए थे जो जादुई तरीके से दर्द को दबा देते थे। जब रेक्टो उसके सभी चोटों का इलाज कर लेता है तो वो उससे कहता है, जल्दी से चीवा को अपनी फीलिंग्स बता दे, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। और जब दोनों इस बात को लेकर मजाक कर रहे होते हैं तभी एक अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी सड़क से सब कुछ सुन रहा होता है। अगले दिन रूडो हिम्मत जुटाकर फाइनली डिसाइड करता है कि वो चीवा को अपने दिल की बात बताएगा और उस पपी टॉय के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसका सामना एक ऐसे हादसे से होता है जो स्लम्स में अक्सर नहीं होता। स्लम के कोने पर एक पिट है जहाँ या तो सारा कचरा फेंका जाता है या फिर क्रिमिनल्स लोगों को डाल दिया जाता है। आज एक और गुनहगार को उस गड्ढे में फेंका जा रहा है और रूडो बस चुपचाप एग्जीक्यूशन देखता रहता है। सोचता है कि अंदर जाने के बाद इन लोगों के साथ क्या होता होगा। तभी वहाँ चीवा आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी खौफनाक सीन है। रूडो पैनिक में आ जाता है क्योंकि वो उसे अभी मिलने के लिए तैयार नहीं था। चीवा अचानक से एग्जीक्यूशन और दूसरे चीजों पे बात करने लगते हैं। फिर वो रूडो से कहते हैं, मैं नहीं चाहती तुम भी कभी उस गड्ढे में जाओ। वो कहते हैं कि हो सकता है कई चीजें जो लोग कचरे में डाल देते हैं उन्हें वैसे नहीं डालना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगाना सही नहीं है। रूडो कहता है कि रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है। रूडो एक पल के लिए रुकता है, उसके दिमाग में ये बात आती है, चीवा ने कहा रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है, मतलब क्या वो भी मुझसे प्यार करते हैं? उसका छोटा दिमाग तुरंत प्रोसेस करता है कि चीवा भी उससे प्यार करते हैं। चीवा थोड़ा शर्मा जाते हैं जैसे उसे पता चला कि उसकी बात का मतलब अलग निकला। लेकिन रूडो तो तब तक अपने होश में नहीं होता। वो जमीन पर गिर जाता है अपना चेहरा पकड़कर। फिर वो पपी टॉय चीवा को दे देता है और कहता है, शायद तुम इसे नहीं लेना चाहोगे क्योंकि ये कचरे से आया है, लेकिन मुझे लगा कि ये पपी तुम्हारे पास ज्यादा खुश रहेगा। रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब चीवा वो टॉय ले लेती है और कहती है, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। रूडो अपनी लाइफ में पहली बार इतना खुश होता है। वो डांस करते हुए घर की तरफ लौटता है। सोचता है कि रेक्टो को तुरंत जाकर ये सब बताना है। रास्ते में उसका टकराव कुछ गार्ड से होता है जो उस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन उसका छोटा दिमाग सोचता है कि ये लोग स्लम्स में क्या कर रहे हैं। वैसे भी रूडो घर पहुँचता है, मगर जैसे वो दरवाजा खोलता है वो चिल्ला पड़ता है। उसके सामने रेक्टो जमीन पर पड़ा होता है और उसके ऊपर वही क्रीपी मास्क पहना वाला आदमी होता है। वो आदमी रूडो की तरफ मुड़कर एक बार उसे देखता है, फिर चाकू को लेकर रेक्टो के शरीर के अंदर और गहरा घुसा देता है। रूडो का गुस्सा उसके बस से बाहर हो जाता है जैसे वो ये सब देखता है और वो सीधा उस मास्क वाले आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन उस आदमी ने उसे इतना जोर से मारा कि रूडो को समझ ही नहीं आया कि वो कब बेहोश हो गया। जब तक रूडो होश में आता तब तक मास्क वाला आदमी अपना काम खत्म कर चुका होता है। वो जमीन से एक किताब उठाता है और बाहर निकल जाता है। जाने से पहले रूडो की तरफ एक बार देखता है। रूडो उसे फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रेक्टो की आवाज सुनाई देती है। रेक्टो अभी भी जिंदा होता है किसी तरीके से और अपने आखिरी सांस में वो रूडो से कहता है कि उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। रूडो तुरंत उसके पास जाकर कहता है कि वो मदद लाएगा, लेकिन रेक्टो सिर्फ यही कहता है, यहाँ से भाग जाओ और इस बेकार सी दुनिया को बदल दो। ये कहकर रेक्टो का मन बिल्कुल शांत हो जाता है और रूडो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और रूडो को इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मर्डर उसने किया है। वो उसे जमीन पर दबा देते हैं और कहते हैं, तुझे मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। रूडो कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, पर गार्ड कहता है कि तेरे बोलने से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुझे रंगे हाथों पकड़ा गया है। रूडो बार बार कहता है कि असली मुजरिम अभी थोड़ी देर पहले ही घर से गया है, अभी भी उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन गार्ड्स उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होते, तो वो उसे जबरदस्त तरीके से सीधा सर पर मुक्का मारकर दोबारा बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रूडो को एग्जीक्यूशन जगह पर ले जाया जाता है ताकि उसे उसके गुनाहों की सजा मिल सके। स्लम्स के हर कोने से लोग उस मोमेंट को देखने के लिए वहाँ होते हैं और शहर के कुछ बड़े लोग भी वहाँ हाजिर होते हैं। जज रूडो से कहते हैं, मर्डर करना दुनिया के सबसे बड़े गुनाहों में से एक है और चाहे तुमने सिर्फ एक स्लम में रहने वाले को मारा हो, सजा कम नहीं की जाएगी। जज अनाउंस करता है कि रूडो को पनिशमेंट के रूप में गड्ढे में यानी पिट में डाल दिया जाएगा। लोग ये सुनकर शेयर करने लगते हैं। रूडो अब भी यकीन नहीं कर पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो बस ये चाहता है कि कम से कम एक इंसान उस पर विश्वास करे कि उसने किसी को नहीं मारा। उसकी नजर भीड़ में किसी को ढूंढती है
और वो रुक जाते हैं चीवा पर। रूडो जोर से चिल्लाता है, मैंने रेक्टो को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। वो चीवा से कहता है, प्लीज असली कातिल को ढूंढना और उसे सजा देना। लेकिन चीवा बस इतना कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुम इस लायक नहीं थे। आखिर तुम भी अपने बाप की तरह एक मर्डरर निकले। और वो पपी नीचे गिरा देते हैं और उसकी तरफ पीट करके चली जाते हैं। चीवा का ये धोखा रूडो को सबसे ज्यादा चुभता है। वो लोगों पर चिल्ला पड़ता है जो उसे इंसानी कचरा कह रहे होते हैं, जो गड्ढे में जाने लायक है। रूडो कहता है, असली कचरा तो तुम लोग हो, दिमाग के नाम पे तुम लोग के अंदर बस पैसा, लालच और भूसा भरा है। वो कसम खाता है कि वो सबको नरक भेजेगा। तभी उसके नजर पड़ते है कि वो कातिल अभी भी भीड़ में छुपा हुआ है, लेकिन उसे किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि उसे गड्ढे के किनारे से धक्का दे दिया जाता है। रूडो को लगता है जैसे वो हमेशा के लिए गिरता जा रहा है और एक पॉइंट पे आके वो बेहोश हो जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, गड्ढे के नीचे पड़ा सारा कचरा उसकी जान बचा लेता है। और जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसे एक भी चोट नहीं आई। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे मुमकिन है कि वो अभी भी जिंदा है। तभी उस जगह की गंदी बदबू अचानक उसके नाक पे अटैक करते हैं। इतनी ज्यादा बदबू होती है कि एक कचरे में पलने वाला कुत्ता भी अपना मुंह ढकने पर मजबूर हो जाता है। फिर रूडो कुछ नोटिस करता है, एक बड़ा सा कचरे का समंदर उसके सामने है और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी है जो उसने कभी देखा ही नहीं था। रूडो सोचता है ये कौन सी जगह है। तभी एक बड़ी सी शैडो उसके ऊपर पड़ती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और जो उसके सामने होता है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो पूरी तरह से कचरे से बना होता है उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है। रूडो का दिमाग एक सेकंड के लिए काम करना बंद हो जाता है। उसके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि उसे हमेशा अजीब लगता था कि लोग इतना ऑब्सेस क्यों होते हैं कचरे और इंसानी गंदगी को गड्ढे के नीचे भेजने में। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके साथ नीचे गड्ढे में और क्या होता है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। पर रूडो जल्दी होश में आता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है क्योंकि वो मॉन्स्टर अब उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सब कुछ और ज्यादा खराब तब हो जाता है जब वो मॉन्स्टर जोर से घूमता है और उसकी आवाज सुन के और भी मॉन्स्टर कचरे के ढेर से बाहर निकल आता है। वो सब रूडो के पीछे दौड़ लगाते हैं। रूडो जितना तेज दौड़ सकता है दौड़ता है, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ ही देर में उनके बीच फंस जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स है क्या ये वाकई में कचरे के ढेर है जो खुद चल सकते हैं। मॉन्स्टर्स अचानक उस पर जंप करते हैं, लेकिन रूडो किसी तरह से उनके अटैक से बच जाता है। वो वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा एक इंसान के स्कल के ऊपर गिरता है। ये देखकर उसे अपनी किस्मत का एहसास होता है। रूडो गुस्से में उन लोगों को कोसता है जिन्होंने उसे इस नरक जैसे जगह में फेंक दिया है। तभी जहाँ वो खड़ा था वो कचरे का ढेर गिरने लगता है और रूडो नीचे एक खाई के पास जा गिरता है जो उसे मॉन्स्टर से कुछ दूर रखता है। लेकिन एक और चीज होती है जो उसे धीरे धीरे मार रही होती है। वो महसूस करता है कि इस जगह का हवा जहरीला है और अगर उसने ज्यादा देर तक सांस ले तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वो तुरंत अपने ग्लव से अपना मुंह और नाक ढक लेता है और एक छुपने की जगह ढूंढने लगता है जहाँ वो थोड़ी देर आराम कर सके। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि शायद इस नरक में कोई सेफ जगह है ही नहीं। वो अपनी उम्मीद खोना शुरू कर देता है और तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उस आवाज को सुनकर मॉन्स्टर वापस उसकी तरफ आने लगता है। रूडो जमीन पर गिर जाता है, इतना कमजोर और लाचार कि उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं बची होती। वो लगभग अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर ही लेता है। तभी उसे रेक्टो के वो आखिरी पल याद आ जाते हैं। एक अजीब सी शक्ति अचानक रूडो के हाथों में महसूस होती है, लेकिन उसे उसका पता भी नहीं चलता। हाँ, उसके नजर में बदलाव जरूर आता है और वो देखता है कि कचरे के ढेर में से एक आयरन पाइप से रोशनी निकल रही है। रूडो खिंचते हुए उस तरफ बढ़ता है पूरी हिम्मत के साथ, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने की वजह है। वो उस आयरन पाइप को पकड़ता है और खड़ा हो जाता है और जोर से कह देता है कि वो वापस ऊपर की दुनिया पे जाएगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे यहाँ फेंका था, और उस चिमकांडी से भी जिसने उसके फादर को मारा था। गुस्सा उसके अंदर से उबलने लगता है और इसी दौरान मॉन्स्टर चुपके से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, रूडो बिना देखे उसे आयरन पाइप से जोर से मार देता है। उस अटैक के कारण वो मॉन्स्टर हवा में उछलता है और नीचे पीट के एक दूसरे जगह पर गिरता है, जो ये देखकर हैरान होता है कि कोई मॉन्स्टर से लड़ने वाला यहाँ आ गया है। तब तक रूडो तो बिल्कुल पागलपन में चला गया होता है। वो मॉन्स्टर से लड़ते वक्त ना तो जहरीली हवा का सोचता है और ना ही नाक से बहते खून का। वो इधर उधर उछलता रहता है और जब एक मॉन्स्टर उसे तेजी से पत्थर पर मार देता है तो भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। एक मॉन्स्टर उस पत्थर को तोड़ देता है जिसमें रूडो फंसा था और उसको पूरे मिट्टी के ढेर में दबा दिया जाता है। लेकिन रूडो वहाँ से भी निकलता है और एक बड़ा सा पोल खींच कर लाता है। वो उस पोल को अपनी पूरी ताकत से घुमाता है और मॉन्स्टर को भारी नुकसान पहुँचाता है।
लेकिन अचानक एक और मॉन्स्टर उसके बिल्कुल नीचे से निकल आता है। रूडो किसी तरह उसके दांत से बचकर उछल जाता है, लेकिन अब जहरीले हवा का असर दिखने लगता है। उसके मुंह से दोबारा खून निकलता है और मॉन्स्टर इस मौके का फायदा उठाकर उसके और करीब आ जाते हैं। किस्मत से उसकी वो रहस्यमय शक्ति फिर से जाग जाती है, जो उसे इतनी ताकत और हिम्मत देती है कि वो अपनी जगह पे खड़ा रह जाता है, चाहे एक साथ दो मॉन्स्टर से उस पर हमला क्यों न कर रहे हो। रूडो उस टक्कर से आराम से बच निकलता है और एक मेटल के टुकड़े से मॉन्स्टर का स्कल चीर देता है। फिर वो दूसरे मॉन्स्टर पर हमला करता है, उसे बीच से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो मॉन्स्टर फंस जाता है। इसके बाद रूडो थोड़ा आराम करता है, लेकिन तभी एक और भयानक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही रूडो उसे देखता है, वो डिसाइड करता है कि अभी भागना ही बेहतर ऑप्शन होगा, ताकि वो अपनी ताकत वापस पा सके। लेकिन मॉन्स्टर जमीन पर जोर से पैर मारता है और इतनी शक्ति से शॉकवेव निकलते हैं कि रूडो हवा में उछल जाता है। लेकिन जब रूडो आंखें खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक आदमी अजीब सा मास्क पहने हुए उसके ऊपर खड़ा होता है। रूडो सोचता है कि ये कौन है, वो कहाँ से आया। तभी वो आदमी उसे उठाता है और आगे जोर से धक्का मार देता है। रूडो के मुंह से खून निकलता है और लगभग उस आदमी से टकरा जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो आदमी उसके मुंह पर एक गैस मास्क पहना देता है, जिससे रूडो फिर से सांस ले पाता है। अब रूडो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका होता है। वो उस आदमी से पूछता है, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? वो जानना चाहता है कि ये जगह, ये मॉन्स्टर्स आखिर है क्या, लेकिन मास्क वाला आदमी बस उसे चुप रहने के लिए कहता है। पर रूडो उसकी बात नहीं मानता और जोर जोर से उस आदमी से सवाल करते जाता है। मास्क वाला आदमी फिर से धीरे से उससे कहता है, अबे चुप रहो मेरे भाई। लेकिन रूडो बोलता है, क्या? थोड़ा जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा। वो पूछने लगता है, क्या हम लोग जमीन के नीचे हैं? और तभी उस मास्क वाले आदमी का पेशेंस टूट जाता है। वो अपनी ही सलाह भूल जाता है और रूडो पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि ये जगह जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन पर ही है, और ये सब ऊपर रहने वाले लोगों की गलती है, जिन्होंने इस जगह को एक नरक बना दिया है। फिर वो रूडो से कहते हैं कि ये बड़े मॉन्स्टर्स जो कचरे से बने होते हैं, आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और रूडो के छुप ना रहने की वजह से अब उनका ध्यान उसकी तरफ आ गया है। मास्क वाला आदमी कहता है कि कचरे के मॉन्स्टर्स आम हथियारों से नहीं हरा जा सकते, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो चुपचाप निकल जाते, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसी बीच एक मॉन्स्टर बिल्कुल उनके पीछे आ जाता है और मास्क वाला आदमी डिसाइड करता है कि सबसे पहले उससे निपट ले। तभी उसके हाथ से एक गोल्डन एनर्जी निकलती है और उसके छाते को कवर कर लेते हैं, जिससे वो छाता एक हथियार में बदल जाता है। मॉन्स्टर उन पर हमला करता है, लेकिन मास्क वाला आदमी अपने छाते को उसके मुंह के सामने घुमाता है और मॉन्स्टर को पीस कर रख देता है। मॉन्स्टर के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं और तुरंत ही सब कुछ राख बन जाता है। रूडो तो पहले ही उस अजीब से पावर से हैरान था, लेकिन अब उसे और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मॉन्स्टर इस बार अटैक के बाद रीजनरेट क्यों नहीं हुआ। तभी एक मॉन्स्टर का बड़ा सा ग्रुप वहाँ आ पहुँचता है, लेकिन मास्क वाला आदमी कॉन्फिडेंट होता है कि वो सबसे निपट लेगा। वो मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और अपने छाते के ब्लेड से उन्हें तुरंत उड़ा देता है, फिर अपने छाते को पैराशूट बनाकर हवा में उछल जाता है। रूडो सोचने लगता है, क्या ये कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो यहाँ के लोग यूज करते हैं, या ये सिर्फ उस मास्क वाले आदमी की पावर है। इसी बीच मास्क वाला आदमी सबसे आखिरी बड़े मॉन्स्टर के सामने जा पहुँचता है। मॉन्स्टर अचानक उस पर एक एसिड का गोला थूकता है। वो छाते से उस एसिड को रोकता है और बिखेर देता है, और वो एसिड कचरे के ढेर पे गिरते ही जोर से धमाका हो जाता है। मास्क वाला आदमी मॉन्स्टर के सिर को बेस बनाकर और ऊपर उछल जाता है। उसके बाद वो अपने छाते में और ज्यादा एनर्जी डाल देता है, जिससे उसका साइज और पावर दोनों बढ़ जाता है। वो मॉन्स्टर के सिर की तरफ सीधा पॉइंट करता है और छाते से उस मॉन्स्टर को और नीचे की जमीन को भी काट डालता है। सब कुछ खत्म होने के बाद मास्क वाला आदमी रूडो के पास आता है। रूडो उससे पूछता है, भाई तू है कौन? आदमी अपना मास्क उतारता है और अपना नाम बताता है, एंजिन, एक साफ सफाई करने वाला आदमी। लेकिन तुरंत ही उसे जहरीली हवा का एहसास होता है और वो अपना मास्क उतारने का पछतावा करता है। एंजिन रूडो को गाली देता है कि उसके कहने पे उसने अपना मास्क उतारा, और तभी रूडो अचानक बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो एक बचपन का सीन उसके सपने में आता है। वो घर वापस आया था जब उसके दोस्तों ने उसे मारकर एक नाली में धकेल लिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने उनसे कहा था कि चीजें भी जिंदा होते हैं, और उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रेक्टो उससे पूछता है, फिर क्या तुमने उस लड़के को मारा? और रूडो जवाब देता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा। उसने रेक्टो से पूछा कि क्या ये बात सच है कि अगर किसी चीज का ध्यान रखा जाता है तो एक दिन उसमें एक जान आ जाती है। रेक्टो ने उसे साफ करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो लोगों को ये सिखाती है कि उनके पास जो भी चीजें हैं उनकी कदर करनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसे ये मानना पसंद है कि हर चीज में एक जान होती है। रूडो ये सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या उनके घर की चीजों में भी जान है, जैसे कि उसके ग्लव्स। रेक्टो ने बस इतना कहा कि अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो एक दिन इनमें भी जान आ जाएगी। इसी बात पर रूडो अचानक अपने सपने से उठता है और देखता है कि वो जंजीरों में जकड़कर इंजन के पीछे घसीटता हुआ जा रहा है। रूडो उसे गाली देता है और कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन इंजन कहता है कि वो उसे सिर्फ एक सुरक्षित जगह ले जा रहा है। रूडो को अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि
उसे बस बदला लेना है। लेकिन उसके ये शब्द सुनकर इंजन रुक जाता है। वो कहता है कि यहाँ के लोग उस ऊपर वाली दुनिया को स्पीयर बोलते हैं और वहाँ वापस जाना नामुमकिन है, क्योंकि वो इस आसमान को जो लगातार घूम रहा है उसको पार कैसे करेगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि अभी वो जिस दुनिया में है इसको ग्राउंड बोलते हैं। फिर वो रूडो को दोबारा घसीटने लगता है और कहता है कि अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसे अपने नए जीवन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रूडो हार मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर ऊपर की दुनिया में वापस जाएगा। उसका मानना है कि इंजन को रास्ता पता है, लेकिन वो छुपा रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सब कुछ बता दो, वरना वो इतना चिल्लाएगा कि और मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। इंजन गुस्से में आकर कहता है कि ठीक है, वो उसे बताएगा कि ये जगह असल में है क्या। वो उसे और भी लापरवाही से घसीटने लगता है और एक ऐसी जगह में ले जाता है जो बाकी जगहों से 100 गुना साफ है। इंजन उसे वही छोड़ देता है और कहता है कि मजे करो, और तुरंत चला जाता है। रूडो चिल्लाता है, अबे ओए, कम से कम मुझे खोल तो दो, लेकिन इंजन कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ लोग गैस मास्क पहने हुए ट्रक से बाहर निकलते हैं और रूडो की तरफ बढ़ते हैं। रूडो सोचता है कि क्या ये लोग इस जगह के रहने वाले हैं। वो लोग भी उसे देखकर काफी क्यूरियस होते हैं। उसके कपड़ों से अंदाजा लगाते हैं कि वो स्पीयर से आया है और अजीब अंदाज में उसके पास आते हैं। रूडो घबरा कर कहता है कि वो स्पीयर से गिर गया था। ये सुनकर वो लोग अपने मास्क निकाल लेते हैं और काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी जिंदा स्पीयर के इंसान को देखा है। पहले उन्हें सिर्फ उनके लाशें ही मिलते थे। वो लोग रूडो का चेहरा देखने लगते हैं और रूडो तुरंत उनसे दूर हट जाता है। वो कहते हैं कि उनका इरादा बुरा नहीं है और उसकी जंजीरें खोलने लगते हैं, जिसे रूडो सोचता है कि ये इंजन से तो काफी अच्छे लोग हैं। लेकिन सब कुछ असल में एक चाल थे और कुछ ही देर में रूडो खुद को एक ट्रक के अंदर और भी मजबूती से बंधा हुआ पाता है। रूडो हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बाहर के लोग बात कर रहे होते हैं कि उनके हाथ एक जिंदा स्पेराइट मिल गया है, जो उनके लिए बहुत कीमती सबूत बनेगा। यहाँ के लोग उन ऊपर रहने वाले लोगों को स्पेराइट बोलते हैं। वो कहते हैं कि लोग मरते हुए स्पेराइट के बॉडी पार्ट्स और कपड़ों के लिए भी पागल होते हैं, तो एक जिंदा मिल जाए तो वो और भी ज्यादा बिकता है। तब उनका लीडर कहता है कि लोग इतनी बड़ी रकम इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें स्पीयर में रहने वाले लोगों से नफरत है। स्पीयर के लोगों ने अपने कचरे को ग्राउंड पर फेंक दिया, जिससे हवा जहरीली हो गई और मॉन्स्टर्स पैदा हो गए। जिन लोगों ने मॉन्स्टर से अपने घर, परिवार या जान खोई है, उनमें स्पेराइट्स के लिए गहरी नफरत है, और जब उन्हें कोई जिंदा स्पेराइट मिलता है तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। लीडर कहता है कि रूडो को ग्राउंड पर स्वागत करने के लिए वो उसे कुछ खिलाएगा, और वो खाना होता है सड़ी हुई मांस और कुछ पुरानी बेकार चीजें। लीडर मजाक उड़ाता है कि स्पेराइट जैसे लोग तो कभी कचरा छूटे भी नहीं, तो ऐसे खाने को कैसे हजम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो रूडो के मुंह में मांस डालने जाता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। रूडो उसके कुछ उंगलियां भी काट लेता है, उसे चबा जाता है और साथ ही वो सड़ी हुई चीजें भी खा जाता है। फिर रूडो कहता है कि ये कचरा नहीं है, ये अभी भी खाने लायक है। वो लोग डर के मारे हिल भी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ऐसा डरावना इंसान पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होती है। रूडो सबसे गुस्सा है इस बात पर कि लोग चीजों को कचरा कहकर उनके कदर नहीं करते, इसीलिए अब वो चुप रहने वाला नहीं है। उसकी ताकत फिर से उभर कर आते हैं और वो जंजीरों से छूट जाता है। वो बाहर जंप करता है और जमीन पर अपनी ताकत छोड़ देता है, जिससे आसपास की चीजें उठ जाती है। इंजन दूर से सब कुछ देख रहा होता है और वो खुश होता है कि रूडो भी एक गिवर निकला, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज में जान डाल सकता है और उनकी शक्ति निकाल सकता है, बिल्कुल उसकी तरह। तभी रूडो को रेक्टो की एक बात याद आती है, जिन चीजों का तुम ध्यान रखते हो वो तुम्हारा भी ध्यान रखते हैं। वो अपना मास्क हटा देता है और अपने बांधने वाली चेन को उठाकर उसमें जान डाल देता है, जिससे वो उसे एक हथियार की तरह यूज कर सकता है। लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन रूडो बस चेन से जमीन पर मार देता है, जिससे सब पीछे हट जाते हैं। उनका लीडर चिल्लाता है कि चेन को टारगेट करो, क्योंकि गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं है। उसके आदमी रूडो के उस चेन को फेंकने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रूडो एक टायर उठाता है और उसमें भी जान डाल देता है। ये काफी रेयर होता है, इवन पावरफुल गिवर्स के लिए भी, कि वो एक से ज्यादा चीजों में जान डाल सकते हैं। वो सबको आसानी से हरा देता है और लीडर की तरफ बढ़ता है, जो अभी भी उसे गालियां दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही रूडो उस पर अटैक करने जाता है, इंजन वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। रूडो तुरंत अपने होश में आ जाता है, उसकी ताकत चली जाती है और वो टायर जिसमें उसने जान डाली थी मिट्टी में बदल जाता है। रूडो के नाम से खून आ जाता है और वो समझने की कोशिश करता है कि अभी उसने क्या किया। इंजन कहता है कि इतनी ज्यादा ताकत बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना उसके शरीर को थका देता है। वो माफी मांगता है कि उसने रूडो की ताकत को टेस्ट किया। फिर इंजन उसे वादा करता है कि वो इस दुनिया के बारे में और उसके पावर्स के बारे में सब कुछ बताएगा, लेकिन बदले में
में वो चाहता है कि रूडो उसके ग्रुप जिसका नाम है क्लीनर्स उसमें शामिल हो, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन रूडो के लिए ये सब कुछ एकदम ज्यादा हो जाता है और वो कहता है कि उसे उनके साथ नहीं जाना। लेकिन लगता है कि इंजन को ना शब्द का मतलब नहीं पता। वो रूडो को इलाज के लिए एक क्लिनिक ले जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि उसने एक जीनियस ढूंढ लिया है और उसे क्लीनर्स में ज्वाइन करा लिया है। रूडो ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी भी हाँ बोला ही नहीं था। वो कहता है कि उसे तुरंत वापस पियर जाना है, लेकिन एक अजीब डॉक्टर जिसके आँख ब्लैक होल से भी बड़े लगते हैं उसे चुप रहने को बोलता है। डॉक्टर रूडो पर चिल्लाता है कि उसने उस कचरे के ढेर में जाने की हिम्मत कैसे की, जबकि वहाँ की हवा जहर जैसी है। फिर वो उसे बेवकूफ कहकर डांटने लगता है कि वो किडनैप भी हो गया और कहता है कि उसे इंजन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने एक दिन में उसे 2 भयानक हादसों से बचाया। रूडो मन ही मन इंजन को गाली देता है और फिर वही डॉक्टर जो असल में एक बूढ़ी औरत होती है उस पर गुस्सा हो जाते हैं जब रूडो उसे गलती से बुढ़ा आदमी कह देता है। जब इलाज पूरा हो जाता है तो वो बूढ़ी औरत उन दोनों को क्लिनिक से बाहर थक्के मारकर निकाल देते हैं। बाहर रूडो इंजन का शुक्रिया अदा करता है उसके इलाज का खर्चा उठाने के लिए और कहता है कि उसे सिर्फ वापस जाने का रास्ता चाहिए। उसका कहना होता है कि उसके पास क्लीनर विलीनर बनने का टाइम नहीं है या जो भी इंजन अपने आप को कहता है। लेकिन इंजन बताता है कि उसे उम्मीद थी कि किडनैप होने के बाद रूडो को ये समझ आ जाएगा कि स्पियराइट्स को यहाँ नीचे कैसे ट्रीट किया जाता है। वो रूडो को बताता है कि अगर किसी ने जान लिया कि वो स्पियर से आया है तो उसे अपने जन्म पर भी पछतावा होगा। और सबसे जरूरी बात, यहाँ किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई फ्री में लेना देना नहीं होता। इंजन उसे एक अजीब से शहर की तरफ ले जाता है जो कि बाहर की गंदगी भरी दुनिया से तो काफी बेहतर लगते हैं। वो रूडो को बर्गर खिलाता है और रूडो बिना सोचे समझे उसे निगल जाता है, क्योंकि पहले जो सड़ा हुआ मांस उसने खाया था वो सब वो उल्टी कर चुका था। पहले उसका मानना था कि ये पिट सिर्फ कचरे से भरा होगा, लेकिन यहाँ लोगों के रहने के लिए शहर भी है। वो देखता है कि एक लड़के दुकान के अंदर जा रही है और उसे घूरना शुरू कर देता है। लेकिन तब इंजन उसे सरफेस के बारे में एक सबक देता है। वो कहता है कि यह सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि इमोशंस भी इकट्ठा होता है एक एनर्जी के रूप में जिसे आनिमा कहता है। वो कचरे के मॉन्स्टर्स उसी आनिमा का एक रूप है। ज्यादातर बीस्ट कचरे के ढेर के आसपास रहता है, लेकिन कभी कभी वो शहरों पर भी हमला कर देते हैं। वो कहता है कि आम हथियार उन बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनके कोर किसी और चीज से बने होते हैं, लेकिन रूडो के ग्लव्स उन्हें तोड़ सकते हैं। रूडो ये सुनकर हैरान रह जाता है। इंजन उसे बताता है कि जब किसी चीज का सालों तक ध्यान रखा जाता है तो उसमें भी आनिमा जमा हो जाता है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वाइटल इंस्ट्रूमेंट उन बीस्ट के कोर्स को तोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन हर कोई उनके अंदर के पावर्स को नहीं जगा सकता। इंजन कहता है कि उन जैसे कुछ लोग ही उस पावर को जगा सकते हैं और ऐसे लोगों को गिवर्स कहते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन द क्लीनर्स इन्हीं गिवर्स से बनी है जो बीस्ट को खत्म करते हैं। रूडो इंजन से पूछता है कि अगर वो क्लीनर्स ज्वाइन करे तो क्या वो उसे वापस पियर जाने का रास्ता बताएगा। इंजन साफ कह देता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रूडो उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने धोखा दिया। इंजन उसे याद दिलाता है कि उसने कभी नहीं कहा था कि वो उसे वापस भेजने का रास्ता जानता है, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि उसका बॉस बहुत समझदार है और हो सकता है कि वो रूडो की मदद कर सके। रूडो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उसे पहले इंजन के बॉस से मिलना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ फैसला कर पाएगा। तब इंजन उसे उसके ग्लव्स के बारे में पूछता है। रूडो बताता है कि उसके पापा ने वो ग्लव्स उसे दिए थे और वही एक चीज है जो उसकी याद में बची है। अब इंजन समझ आता है कि रूडो अपने इन फटे पुराने ग्लव्स से इतना लगाव क्यों रखता है और वो उससे कहता है कि उन ग्लव्स का ध्यान अच्छे से रखे क्योंकि उनमें एक अनोखी पावर बसी है। रूडो इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब तक तो सब उसके ग्लव्स का मजाक उड़ाते थे, लेकिन तभी इंजन को एक मैसेज आता है और वो कहता है कि उसे एक दोस्त से मिलने जाना है। रूडो अचानक उठता है और उसका शुक्रिया अदा करता है इतना मदद करने के लिए। इंजन उसके जवाब में एक पैसों का बैग उस पर फेंकता है और कहता है कि ध्यान से खर्च करे। रूडो विश्वास नहीं कर पाता कि इतना कुछ करने के बाद भी इंजन उसे पैसे दे रहा है, लेकिन इंजन कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, उसने तो रूडो के कपड़े बेच दिए थे उन पैसों के लिए। उसी पैसों से वो रूडो का इलाज करवा पाया और उसे खाना भी खिला पाया, इसीलिए उसे शुक्रिया कहने की भी जरूरत नहीं है। रूडो ये सुनकर हिल जाता है, लेकिन इंजन उसे समझाता है कि वैसे भी वो स्पियर के कपड़ों में शहर में घूम नहीं सकता था। फिर इंजन कहता है कि अब वो अपने ट्रेनर से मिलने जा रहा है और रूडो से कहता है कि वो वही रुककर इंतजार करे। रूडो अंदर से गुस्से से उबल रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो उसके पैसे लेकर भाग जाते हैं। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन बिल्ली को पकड़ नहीं पाता। किस्मत से उसे रास्ते में एक छान जैसा डंडा मिलता है जिसे वो तुरंत उठाता है और उसकी मदद से बिल्ली को रोक लेता है। जैसे वो बिल्ली को दबा लेता है, उस डंडे का असली मालिक वहाँ आ जाता है और रूडो पर गुस्सा हो जाता है कि उसने उसका स्टाफ चुराने की कोशिश की। रूडो उससे पूछता है कि इस बेकार सी लकड़ी में ऐसा क्या खास है। तब वो आदमी और भी गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत अपना स्टिक वापस ले लेता
है और रूडो को धक्का देकर कहता है कि उसे अपने काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वो आदमी अपने स्टाफ के साथ अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे रूडो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी नजर इंजन के छतरी पर बने क्लीनर्स के सिंबल पर पड़ते हैं और वो समझ जाता है कि सामने वाला आदमी भी एक क्लीनर है। वो आदमी अपने स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करता है और उसे एक हथियार में बदल देता है, फिर उससे रूडो पर हमला करता है। लेकिन वो जानबूझकर चूक जाता है क्योंकि इंजन ने उसे रूडो के बारे में पहले ही बता दिया था। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है जांग का, जो इंजन के कहने पर रूडो का ट्रेनिंग संभालेगा। जांग का कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे किसी छोटे बदतमीज को ये सिखाना पड़ेगा कि दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। रूडो कहता है कि वो तो बस अपना पैसा वापस लेने के लिए उस डंडे का यूज कर रहा था। जांग का बोलता है कि उसके फादर ने उसकी सही परवरिश नहीं की होगी। रूडो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो किसी को भी रेक्टो की बुराई करते नहीं सुन सकता। लेकिन फिर रूडो को रेक्टो की एक बात याद आती है, अगर वो चाहता है कि कोई उसकी बात सुने तो झगड़ा करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। उस बात को याद करके रूडो सोचता है कि जांका का गुस्सा होना सही था क्योंकि उसने उसका खास सामान बिना पूछे ले लिया था। वो सोचता है कि अगर कोई उसके ग्लव्स ले ले, चाहे गलती से ही, तो उससे भी गुस्सा आ जाता और उसे एहसास होता है कि गलती उसी की थी। वो जांका से माफी मांगता है और जांका भी तुरंत शांत हो जाता है। वो कहता है कि सब ठीक है क्योंकि रूडो ने स्टाफ वापस दे दिया और उसे भी पहले थोड़ा शांत तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था। रूडो पूरी तरह से हैरान रह जाता है उसके स्वभाव में इतने अचानक बदलाव देखकर, और इसीलिए भी क्योंकि पहली बार उसने सिर्फ बात करके एक ऐसे लड़ने वाली सिचुएशन को संभाल लिया था। वो बार बार सोचता है कि रेक्टो सच में काफी चीजों में सही था। फिर जांका उसे उठने में मदद करता है। वो उसे उसके हथियार के बारे में पूछता है और ये भी कि क्या वो उसे यूज कर सकता है। रूडो बताता है कि उसका हथियार शायद उसके ग्लव्स है, लेकिन उसे उनकी एबिलिटीज के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। जांगा उसके ग्लव्स को देखता है और कहता है कि ये काफी कूल है, लेकिन रूडो अभी भी हैरान है कि वो इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है। तभी उसे अचानक समझ आता है कि ये शायद इसीलिए है क्योंकि अब वो मुस्कुरा रहा है और रेक्टो हमेशा कहता था कि अगर दोस्त बनाना है तो मुस्कुराना पड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली रूडो ने कभी पहले स्माइल नहीं किया था और इसीलिए शायद उसे अपने चेहरे के मसल्स को सही तरीके से चलाना सीखने के लिए किसी जिम ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। और भी दुख की बात यह है कि उसे खुद ये बात पता भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है एक अच्छी स्माइल कॉपी करने की, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता है वो जांगा के लिए अब तक का सबसे भयानक चेहरा होता है जो उसने किसी इंसान पर देखा हो। जांगा तुरंत उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि ये कैसी शक्ल बना रखी है। वो ये भी पूछता है, क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है इस चेहरे के साथ? रूडो समझाता है, अरे नहीं भाई, ये अब तक की मेरी बेस्ट स्माइल है जो मैं दे सकता हूँ। जांगा कहता है कि एक अंधा इंसान भी बोल देगा कि ये कोई स्माइल नहीं है। तो रूडो डिसाइड करता है कि वो अपने आंखों और होठों को बंद करेगा ताकि ज्यादा नेचुरल लगे। इस बार वो थोड़ा कम अजीब लगता है, लेकिन फिर भी जांगा का गुस्सा ठंडा नहीं होता। जांगा सोचता है कि शायद रूडो अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है क्योंकि इंजन ने उसे जीनियस कहा था और अब वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है, अगर तू ऐसे मजाक करता रहा तो कभी अपने सपने को हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक लाइन थी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। रूडो तुरंत सोचता है अपने सपने के बारे में, स्पीयर में वापस जाना और रेक्टो की अंतिम इच्छा के मुताबिक पूरे स्पीयर को बदलना। वो जांगा को कहता है कि वो अपने गोल्स को लेकर बिल्कुल सीरियस है। वो कहता है, देख लकड़ी के डंडे, पहली बात तो यह है कि तू मेरा इंसल्ट करना बंद कर। जांगा फिर से अपना वेपन निकाल लेता है और कहता है कि उन दोनों के बीच कभी नहीं बनेगी। रूडो भी हाँ में हाँ मिलाता है और पास के एक गार्बेज बिन से एक मेटल रॉड निकाल लेता है और उसमें पावर जगा देता है। जांगा हैरान रह जाता है देखकर कि रूडो एक रैंडम चीज को भी अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और तभी उसे समझ आता है कि इंजन ने उसे जीनियस क्यों कहा था। लेकिन वो अब भी कॉन्फिडेंट है कि अगर रूडो के पास सिर्फ नेचुरल टैलेंट है तो वो उस जैसे एक एवरेज इंसान से नहीं जीत पाएगा जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। रूडो उसके बात को एक इंसल्ट नहीं समझता और ध्यान नहीं देता जब तक जांगा का स्टाफ उसके बिल्कुल पास सिर्फ कुछ ही दूरी पर गिरता है। उसे बचने के लिए जोर से हटना पड़ता है और वो भागता है, जिससे जांगा तुरंत ऑफेंसिव मोड में चला जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जांगा अपनी जीत से खुश होता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर कुछ दिखाई देता है। वो उसे साफ करता है और क्यूरियोसिटी में उसे सूंघता है और उसे पता चलता है कि वो टट्टी थी। वो शौक में चिल्लाता है क्योंकि रूडो ने जो मेटल रॉड उठाए थे वो असल में एक टॉयलेट क्लीनर का हिस्सा था। जांगा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो टॉयलेट क्लीनर जिसे प्लंजर कहता है वो क्या होता है, लेकिन रूडो कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं होता। वो गुस्से में उस प्लंजर को घुमाना शुरू कर देता है जो अभी भी किसी के पालक पनीर से भरा हुआ था। जांगा घबरा जाता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उड़ती हुई गंदगी से बचने की और आखिरकार वो रूडो से भाग जाता है। रूडो को समझ नहीं आता कि वो अब इतना डरा हुआ क्यों है, लेकिन जब बात उसके फेवर में जा रही है तो उसे कौन रोके। अब वो उसका पीछा करता है, जांगा को प्लंजर से डराता हुआ। थोड़ी देर बाद वो दोनों छोटी गलियों में टॉम एंड जेरी जैसे भाग दौड़ करते हैं। फिर जांगा मेन सड़क तक पहुंच जाता है और रूडो उसके बिल्कुल पीछे। अचानक जांगा के पैरों के बीच एक बिल्ली आ जाती है और वो अपना बैलेंस खो बैठता है, जिससे रूडो को उसके करीब पहुंचने का
मौका मिल जाता है। रूडो जमीन से उछलता है और पूरे जोर से प्लंजर घुमाता है उस बेचारे जांगा की तरफ। जांगा पर गरम गरम टट्टी का अटैक पड़ता है जो उसे सीधा बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद एंजिन वहाँ पहुँचता है दोनों को चेक करने। वो रूडो से पूछता है तुम मिल ले अपने नए टीचर से। रूडो सिर्फ जांगा की तरफ उंगली से इशारा करता है जो अभी भी कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ हिलता डुलता नजर आता है। एंजिन उसे साफ करने में मदद करता है और अपने गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन वो हंसी नहीं रोक पाता कि जांगा को कैसे किसी ने टट्टी से हरा दिया। भाई इससे अच्छा तो मर जाते, क्या करोगे इस टट्टी भरी जिंदगी का। रूडो भी अंदर से थोड़ा सदमे में चला जाता है जब उसे सच में समझ आता है कि वो इतने टाइम से किस चीज को सड़कों पर लहरा रहा था। फिर एंजिन कहता है कि जांगा एक बिगड़ा हुआ लड़का है और उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह संभालेगा। रूडो सिर्फ जांगा को देखता रह जाता है जब उसकी नजर कार के बैक सीट में रखे एक जूते पर पड़ते हैं। तब एंजिन रूडो से कहता है कि चाहे उनकी पहली मुलाकात अच्छी ना रही हो, लेकिन अब जांगा ही उसका टीचर होगा। वो जांगा की तारीफ करता है कि वो मैजिकल हथियारों को हैंडल करने में सबसे स्किल ट्रेनर है। ऐसा लगता है कि जांगा एंजिन की बातों को काफी सीरियसली लेता है क्योंकि वो ये सुनकर धीरे से मुस्कुराने लगता है। तभी एंजिन गाड़ी के पीछे बैठे एक औरत जिसका नाम रियो है उससे पूछता है तू कब से यहाँ है। रियो अपनी नींद से उठती है और कहती है कि उसे नए लड़के के बारे में क्यूरियोसिटी थी इसलिए आ गई। रूडो उसे बस देखता रह जाता है क्योंकि वो काफी सुंदर है। और फिर अचानक रियो उसके बालों से खेलने लगते हैं क्योंकि वो काफी यूनिक है, जिससे रूडो सोचता है कि क्या वो गलती से स्वर्ग में आ गया है। जब तक वो अपने ख्यालों में खोया रहता है, एंजिन गाड़ी चलाता हुआ शहर के बाहर ले जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ क्लीनर हेडक्वार्टर्स जंगल के बीचों बीच मौजूद है। एंजिन कुछ खंडर जैसे शहरों के पास से गुजरता है और एक मजबूत टनल तक पहुँचता है जो एक बड़े पत्थर के दीवार के अंदर से गुजरते हैं। जब वो टनल के दूसरी तरफ निकलता है, सब लोग कार से उतरता है और एंजिन रूडो का स्वागत करता है क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स में। रूडो अभी भी रियो की उसके बालों से खेलने वाले मूवमेंट से शौक में होता है और जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, कुछ मक्खियाँ उसके आसपास मंडराने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर एक हॉटशॉट रिसेप्शनिस्ट शांति से एक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। एंजिन उसका इंट्रोडक्शन रूडो से करवाता है। उसका नाम है सैम्यू। वो कहता है कि सैम्यू हर नए मेंबर को देखकर जज करते हैं, लेकिन जैसे वो उसकी एबिलिटी के बारे में बताने वाला होता है, सैम्यू तुरंत अपना चम्मच रूडो की तरफ फेंकते हैं। दोनों मक्खियों को एक ही बार में मार गिराते हैं। रूडो बिल्कुल हैरान रह जाता है, लेकिन तब सैम्यू उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि एंजिन ने उसके बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन उसे खुद भी उसका असेसमेंट करना होगा। जैसे वो अपने ग्लासेस पे फोकस करना शुरू करते हैं, एंजिन बताता है कि ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जो उनकी विजन को बूस्ट करता है, और जब वो पूरी तरह फोकस करे तो वो देख सकते हैं कि कोई इंसान अंदर से कैसा बना है। रूडो के लिए ये सब नया होता है, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता। जब सैम्यू अपने ग्लासेस की पावर जगाते हैं और रूडो के पोटेंशियल को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और तुरंत अपनी एबिलिटी बंद कर देते हैं। जब एंजिन उसे पूछता है कि उसने क्या देखा, तो वो कहते हैं कि रूडो ऑलरेडी फिजिकली फिट है, इसीलिए उसे बॉडी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और उसका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्शन भी अच्छा है, बस उसे सही से यूज करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। एंजिन को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है, तो वो उसे दोबारा पूछता है। तब सैम्यू कहते हैं कि रूडो की गर्दन के पीछे अभी भी गंदगी लगी है। एंजिन ये सुनकर जोर से हंस पड़ता है और फिर डिसाइड करता है कि अब रूडो को बॉस से मिलवाया जाए, लेकिन जाते वक्त वो सैम्यू की तरफ देखता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ जरूर छुपा रही है। रास्ते में एंजिन रूडो को बताता है कि टोटल 100 क्लीनर्स है, जिनमें फाइटर्स, गार्ड्स और सपोर्ट करने वाले लोग शामिल हैं, लेकिन उन सब की ड्यूटी अलग अलग जगह होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग हेडक्वार्टर्स में नहीं मिलते। वो कहता है कि रूडो को कुछ क्लीनर से मिलना चाहिए और ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन जैसे वो लिविंग रूम का दरवाजा खोलता है, अंदर ऑलरेडी कुछ क्लीनर्स होते हैं, तो वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि पहचान वहचान बाद में हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो लोग बॉस के रूम के पास पहुंचता है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले एंजिन रूडो को कहता है तुम जब बॉस से बात करोगे तो शुरुआत ये पूछकर मत करना कि स्पीड वापस कैसे जाना है, वरना वो तुम्हें काट के रख देगा। वो कहता है कि अगर रूडो को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे कुछ बदले में देना पड़ेगा। वो रूडो को ये भी कहता है कि बॉस से ये भी मत पूछ लेना कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो क्या है और उसके पावर क्या करते हैं। रूडो अब बॉस को लेकर काफी क्यूरियस हो जाता है, लेकिन जब वो रूम में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी सैम्यू वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि बॉस एक मिशन पर गया है और कुछ दिन तक वापस नहीं आएगा। रूडो को ये समझ नहीं आता, लेकिन एंजिन कहता है कि ये तो नॉर्मल है, उसे बस थोड़ा वेट करना होगा। रूडो को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि तब तक उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक रियो वहाँ जाते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ, मेरा काम देखने चलो। वो कहते हैं कि रूडो तब तक क्लीनर नहीं बन सकता जब तक बॉस उसे अप्रूव नहीं करता, तो अभी के लिए बेस्ट यही है कि वो एक नौसिखिए के रूप में रियो के साथ चले, और ये रियो के लिए भी सही है क्योंकि वो भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। रूडो का दिमाग बंद हो जाता है क्योंकि पहली बार उसे कोई लड़की इस तरह का अटेंशन दे रहे होते हैं, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे चला जाता है। वो लोग स्ट्रेटेजी रूम पहुँचते हैं जहाँ सैम्यू बताते हैं कि एक छोटा सा टाउन जो पॉल्यूटेड जोन्स के पास है उनसे मदद मांग रही है क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बीस्ट देखी गई है। रूडो को पॉल्यूटेड जोन्स के बारे में कुछ नहीं पता और तब सैम्यू को समझ आता है
कि एंजिन ने उसे बेसिक चीजें भी अच्छे से नहीं बताई। वो रूडो को ये भी समझाते हैं कि जमीन 2 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला है सेफ जोन्स जहाँ इंसान रहता है और दूसरा है कचरे से भरे पोल्यूटेड जोन्स जहाँ बीस्ट रहते हैं। और स्टार्टिंग में जिस जगह पे रूडो गिरा था वो नो मैंस लैंड था, एक बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेड जोन जहाँ किसी भी इंसान का जाना मना है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग जमीन पर कदम रखते ही मर जाते हैं। वो रूडो को एक मास्क देते हैं और कहते हैं कि पोल्यूटेड जोन्स में हमेशा मास्क पहना करो, क्योंकि बिना मास्क के 15 मिनट में ही जहरीले गैसेस की वजह से मौत हो सकती है। बाद में रूडो रियो और उसकी टीम के साथ मिशन पर चला जाता है। रियो से कहते हैं कि वो हमेशा उसके करीब रहे ताकि वो सब कुछ सीख सके। रूडो को अभी भी अजीब सा फील हो रहा होता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये बात आती है, मैं खुद नो मैंस जोन में कितनी देर तक था, कितना पॉइजन मेरे अंदर चला गया होगा। फिर उसका ध्यान उसके सामने पड़े कचरे के ढेर पर चला जाता है और वो सोचता है कि क्या स्पीयर के लोगों को पता है कि नीचे लोग रहते हैं। लेकिन वो सब अब मायने नहीं रखते, क्योंकि रूडो के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही कचरा है। उसके लिए वो सिर्फ कचरे का ढेर नहीं बल्कि एक खजाने का पहाड़ है जहाँ से वो काम की चीजें ढूंढ सकता है और उन्हें रिपेयर कर सकता है बिना किसी के डांट खाए। फिर रूडो रियो के पास पहुँचता है और उसे पूछता है कि उसके साथ जो बाकी लोग हैं वो कौन है। रियो जवाब देते हैं कि वो लोग सपोर्टर्स हैं, इनके पास लड़ाई करने के लिए उनके जैसे स्पेशल पावर्स तो नहीं होते, लेकिन मिशन में इन लोगों से बहुत मदद मिलती है। उनमें से एक सपोर्टर रूडो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और रूडो थोड़ा घबरा कर उसका हाथ पकड़ता है। सपोर्टर तुरंत अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ दबा देते हैं। रूडो दर्द से कांप जाता है और रियो हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि इस बंदे की ग्रिप स्ट्रेंथ कमाल के है और ये अपने हाथों से किसी भी बीस्ट के बाहर की लेयर को चीर सकता है। रूडो सोचता है कि इस पागल भरवे को ज्यादा देर तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी एक सपोर्टर सबको अलर्ट करता है कि बीस्ट आ रहे हैं। रूडो डिसाइड करता है कि वो ध्यान से सब कुछ देखेगा ताकि जितना हो सके सीख सके। जल्दी ही छोटी बकरियों जैसे बीस्ट का एक झुंड जंगल से बाहर आता है और रूडो घबरा जाता है। वो रियो से पूछता है, हम इतने सारे दुश्मनों से कैसे सामना करेंगे? रियो कहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, चिल करो, ये सिर्फ कमजोर और धीरे चलने वाले बीस्ट है, यहाँ तक कि वो तो उस फेंस को भी पार नहीं कर सकते। और उसके बाद सच होते हैं, वो बकरियां उस फेंस पर अटैक करता है लेकिन कोई डैमेज नहीं कर पाते। लेकिन अचानक उनके दूसरे पलटन आ जाते हैं, इस बार और भी बड़े और ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ। वो फेंस को धक्का देना शुरू करता है और तोड़ने लगता है। रूडो फिर से पैनिक करता है और रियो से पूछता है कि अब क्या करे। ये बस थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले वालों से, पर अभी भी तुम्हारे जैसे एक नए स्टूडेंट के ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि उनसे जल्दी निपट लो, फिर बेस वापस जाके रूडो के यहाँ आने का वेलकम पार्टी रखेंगे। रूडो को विश्वास नहीं होता कि वो इतनी चिल कैसे हो सकते हैं, जबकि वो हर रोज मॉन्स्टर से लड़ते हैं अपनी जान रिस्क में डालकर। तब रियो उससे कहते हैं, अगर ग्राउंड पर सरवाइव करना है तो ऐसे बीस्ट को हल्के में लेना जरूरी है। रूडो को अचानक याद आता है कि एंजिन भी ऐसा ही था और उसे लगता है कि शायद उसके अंदर इसी चीज की कमी थी। वो डिसाइड करता है कि अब से वो भी हर चीज को एकदम हल्के में लेगा। लेकिन तभी एक बड़ा सा बेस्ट बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस बार रियो भी थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं। रूडो उसकी तरफ देखता है जैसे उसे कंफर्मेशन चाहिए कि सब कुछ अभी भी कंट्रोल में है ना। लेकिन रियो कहते हैं, ये बीस्ट तो कमाल का है, इतना जबरदस्त क्रिएचर मैंने आज तक नहीं देखा। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट मटेरियल तो नहीं है, लेकिन मैं इससे लड़ने में मजा लूंगी। तब वो अपने सीजर्स निकालते हैं जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है और रूडो सिर्फ उसे आंखें फाड़कर देखता रह जाता है। रियो अपने सीजर्स एक्टिवेट करते हैं और उन्हें आसमान में फेंक देते हैं, जहाँ वो और भी बड़ा और ज्यादा तेज बन जाता है। वो उन सीजर्स को अपने पैर से पकड़ लेते हैं और मॉन्स्टर के झुंड की तरफ बढ़ते हैं और अपने स्पेशल अटैक सीजर्स किक से एक साथ काफी सारे बीस्ट को काट डालते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तब एक सपोर्टर बंदा उसे बताता है कि रियो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम है द रीपर और नॉर्मल लोगों की तरह नहीं बल्कि वो इसे अपने पैरों से चलाते हैं। रूडो रियलाइज करता है कि हर कोई अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट अपने यूनिक तरीके से यूज करता है। तभी वो हैंडशेक वाला सपोर्टर उससे कहता है, अबे ओए, अपने आसपास का ध्यान रखना सीख लो, वरना तुम ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाओगे। रूडो को थोड़ा देर से पता चलता है कि एक लेवल 2 बीस्ट उस पर हमला करने वाला है, लेकिन किस्मत से एक सपोर्टर उसे अपने हाथों से रोक लेता है। उसका सर कुचलकर उसे रियो की तरफ उछाल देता है, जो आराम से उसे अपनी सीजर से काट देते हैं। वो सपोर्टर से कहते हैं कि और भी बीस्ट उसकी तरफ भेजे और वो लोग ऐसे भारी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ फेंक देते हैं जैसे उनका वजन कुछ भी ना हो। जब तक रूडो ये सब समझता है और सीखता है कि क्लीनर्स कैसे लड़ता है, तब तक रियो ने सारे छोटे मॉन्स्टर साफ कर दिया होता है और अब सिर्फ वो मॉन्स्टर का बॉस बचा होता है। सपोर्टर्स फैसला करता है कि कोई भी छोटी बीस्ट जो लड़ाई में रुकावट डाल सकते हैं उसे खत्म कर देंगे और वो लोग इधर उधर हो जाता है। लेकिन तभी रूडो देखता है कि एक छोटा बीस्ट अभी भी जिंदा है और वो एक सपोर्टर को गिरा देता है। फिर वो उस पर जम कर लेता है और सपोर्टर बच नहीं पाता। किस्मत से रूडो उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि वो यहाँ अपनी काबिलियत साबित करेगा ताकि उसे जरूरी जानकारी जल्दी मिल सके। उसके हाथ में जो आयरन पाइप था वो एक हथियार में बदल जाता है और एक कांटे वाला बैरिकेड बन जाता है। रूडो कंफ्यूज होता है कि ये कैसे हुआ। फिर उसे याद आता है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल तो हमेशा इंस्टिंक्ट से करता आया है, इसलिए उसे याद ही नहीं कि कैसे कंट्रोल होता है। जब वो ये सोच रहा होता है तो वो बीस्ट उस पर ज्यादा जोर से दबाव बना
जाता है। तभी रायो वहाँ पहुँचते और उस बीस्ट को आसानी से खत्म कर देते हैं। वो रूडो से कहते हैं कि उसने सही किया, क्योंकि दूसरों की मदद करने का इंस्टिंक्ट फॉलो करना जरूरी होता है। दूसरा सपोर्टर भी वहाँ आता है और रियो का शुक्रिया अदा करता है। फिर पूछता है कि क्या उसने उस बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया। रियो कहते हैं कि उसने उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन फिर भी वो खरा कैसे है ये समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि उसने उसका कोर जरूर हिट किया था, लेकिन फिर भी अगर वो जिंदा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी ताकि वो बेकार हो जाए। सपोर्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो एक नए टाइप के बीस्ट का डाटा एनालाइज करेंगे जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट के हमले से बच पाया है, और वो नजदीकी शहरों को वार्निंग देने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रियो उस बड़े मॉन्स्टर की तरफ दौड़ते हैं और रूडो बीच में अटक जाता है, क्योंकि कोई उसे नहीं बताता कि उसे क्या करना है। रियो मॉन्स्टर के मुंह पर जंप करते हैं और फिर उसके सर पर जाकर उसके सारे पाइप्स काट देते हैं। जब मॉन्स्टर टकला हो जाता है तब उसके पैर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तभी रियो समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना कोर छुपा रहा था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही वो बीस्ट अचानक से बहुत तेज हिलता है और उसे हवा में फेंक देता है। फिर वो दोबारा उन पाइप्स को अपने सर पर जोड़ देता है और जमीन पर जोर जोर से अपना जबड़ा मारने लगता है। रियो फिर भी उस पर लटकी होती है, लेकिन मॉन्स्टर अचानक रूडो और सपोर्टर्स की तरफ अटैक कर देता है। रूडो वही जम जाता है जब वो मेटल पाइप्स को अपनी तरफ आते देखता है, लेकिन किस्मत से उसे सीधा हिट नहीं लगता। उसके नीचे की जमीन पूरी तरह टूट जाती है और वो नीचे गिरता है। गिरते वक्त वो सोचता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है, क्या वो इस दुनिया में सिर्फ गिरने के लिए ही आया है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ना वो रेक्टो का बदला ले पाएगा और ना ही स्पीयर के अंदर वाले लोगों से हिसाब चुका पाएगा, और धीरे धीरे वो अंधेरे में चला जाता है। लेकिन तभी सपोर्ट वाला आदमी वहाँ जाता है रूडो को उस गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए और उसे अंधेरे और निराशा में डूबने से भी। वो रूडो को अपने कंधे पर उठाकर कहता है कि अगर उसका कोई सपना है तो उसे रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जब तक हो सके उसको हासिल करने की तरफ दौड़ लगानी चाहिए। वो कहता है कि सपोर्टर से ही सीख लो, जिनके पास कोई पावर्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो अपना काम लगातार करते रहता है। तभी रूडो देखता है कि रियो मॉन्स्टर को फिर से काट रहे होते हैं और उस मॉन्स्टर की चीखों से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि उसने उसका कमजोर हिस्सा ढूंढ लिया है। रियो ऊपर उछलती है और फिर तेज रफ्तार से उसके सर पर गिरते हैं। अपनी सीजर से उसका सर चीरकर कोर बाहर खींच लेते हैं। जैसे रियो जमीन पर गिरते हैं और उस कोर को तोड़ देते हैं, मॉन्स्टर अचानक राख बच जाता है। सपोर्टर तुरंत वहाँ भाग कर जाता है और पूछता है कि उसने बीस्ट को कैसे हराया। रियो कहते हैं कि उसने कोर के अलावा कुछ और छेड़ दिया और बीस्ट मर गया। उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड कटर होता है और वो कहती है कि ये वही चीज थे जो उस बीस्ट को चला रहे थे। सपोर्टर को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे समझ में आता है कि ये कटर एक्चुअल में एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, और ये बात बिल्कुल भी लॉजिक नहीं बनाती कि किसी बीस्ट के पास ऐसे कोई चीज कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ वो गुंडों का लीडर जो रूडो को बेचने की प्लानिंग कर रहा था, अचानक एक कम रोशनी वाले कमरे में होश में आता है। वो सोचता है कि वो है कहाँ। तभी सामने सोफे पर बैठा हुआ आदमी उसे पूछता है कि स्पीयर से आए उस लड़के का लोकेशन क्या है जिसका जिक्र तुमने नींद में किया था। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। एंड कमेंट्स में बताना कि एनिमे कैसे लगे, और 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। हर रोज की तरह उसे भी पूरा कर देना अगर तुम्हें इस एनिमे का अगला पार्ट चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट पार्ट आते ही तुम उसे पहले देख सको। और अगर तुम्हें ऐसे मजेदार एनिमे देखना है, देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पर।